नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात मिश्र है और हम भारतीय काव्य शास्त्र शीर्षक इस मूक्स पाठ्यक्रम को लेकर आपके बीच हैं। यह हमारा पहला सप्ताह चल रहा है और अब तक के 2 व्याख्यानों में पहले तो हमने काव्य शास्त्र का अर्थ समझा और फिर उसी क्रम में भारतीय काव्य शास्त्र कहने का क्या आशय है यह भी हमने जाना है। आज हमारी कोशिश यह है इस व्याख्यान में कि हम काव्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है इस विषय पर विचार करते हैं। कवियों के बीच यह बात चर्चा में आती रही है कि क्या कवि होने के लिए कविता का शास्त्र पढ़ना, काव्य शास्त्र को जानना जरूरी है, और इस विषय में दोनों ही तरह की मान्यताएं सामने आती रही हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि शास्त्र को न जानने वाला कवि श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारी परंपरा में मौजूद है। तो आइए इस व्याख्यान में हम काव्य शास्त्र की आवश्यकता पर विचार करते हैं। काव्य शास्त्र की आवश्यकता पर विचार करने का हमारा यह उपक्रम इस बात की चर्चा करेगा कि काव्य तत्वों, काव्य के विभिन्न तत्वों का जो स्वरूप विवेचन काव्य शास्त्र के ग्रंथों में आया है, उस विवेचन का अभीष्ट क्या है, उस विवेचन का प्रयोजन क्या है। काव्य शास्त्र की आवश्यकता पर जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो फिर हमें उसी बात की तरफ सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि काव्य शास्त्र कविता लिखना नहीं सिखाता। ठीक उस तरह है कि व्याकरण हमें भाषा नहीं सिखाता है, बल्कि भाषा का ठीक भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है। उसी प्रकार, उसी भांति काव्य शास्त्र भी काव्य या साहित्य के बारे में ठीक जानकारी के लिए सहायता दे सकता है। वह जानकारी जो हमें काव्य शास्त्र से मिलती है, वह साहित्य के आस्वादन का कारण नहीं होती, पर साहित्य के आस्वादन में सहायक बनती है, सहायता पहुंचाती है। यह कहा गया है कि संसार विष वृक्षस्य द्वय एव मधुरे फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। आशय यह है कि इस संसार रूपी विष वृक्ष में केवल दो ही मीठे फल हैं। एक तो काव्य से मिलने वाले अमृत का रसास्वादन, काव्यामृत का रसास्वाद, और दूसरा सज्जनों का संगम, सज्जनों की संगति। संसार विषवृक्ष है, दुखपूर्ण है, कठिन है, इसे भवसागर कहा गया है। और इस विषवृक्ष में 2 ही मीठे फल आते हैं। संसार विषवृक्षस्य द्वय एव मधुरे फले। और वे दोनों कौन कौन हैं? एक तो है कविता का आनंद, काव्यामृत कहा उसे। तो यह जो काव्यामृत का रसास्वादन है, वह कैसे संभव होगा? काव्यामृत के रसास्वादन के लिए अपेक्षित योग्यता अर्जित करनी होती है, और उस अपेक्षित योग्यता के लिए ही काव्य शास्त्र भी आवश्यक होता है। यदि हम कवि की तरफ से विचार करें, कवि के पक्ष से सोचें, तो काव्य शास्त्र की आवश्यकता से संबंधित कुछ बहुत मूलभूत और महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। यह बताया है विद्वानों ने, और इसका संदर्भ साहित्य से है, कि साहित्य के संदर्भ में मनुष्य की 4 बुनियादी प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य यदि हम हैं तो हम सभी मनुष्य में 4 बातें मिलती हैं। कौन सी 4 बातें हैं? तो पहली बात तो यह है
कि सभी मनुष्य अपने आप को विभिन्न रूपों में, जो भी माध्यम उपलब्ध हैं, उन माध्यमों में अभिव्यक्त करना चाहता है। मनुष्य अपने आप को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करना चाहता है, वह बताना चाहता है, अभिव्यक्ति करना चाहता है। दूसरी प्रवृत्ति सारे मनुष्यों में यह मिलती है कि वह केवल अपने जीवन, केवल अपने बारे में जानने से ही तुष्ट नहीं होता, वह दूसरों के जीवन में भी रस लेता है, दूसरों का जीवन उसे आकर्षित करता है। अब जैसे ही मनुष्य दूसरे मनुष्यों के जीवन में रस लेता है तो उसकी अभिव्यक्ति का भी दायरा बढ़ता है। जो तीसरी प्रवृत्ति है सारे मनुष्यों में, वह है कि एक दुनिया जो हमारे चारों तरफ है, जो वास्तविक दुनिया है, जो दिखाई पड़ने वाली दुनिया है, वह इस दिखाई पड़ने वाली दुनिया को देखता है, पर केवल देखता नहीं है, वह इस दुनिया को समझना भी चाहता है। ये चीजें हमारे सामने जो हैं वह क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इस तरह के प्रश्न भी उसके मन में आते हैं स्वाभाविक तौर पर। यह उसकी प्रवृत्ति है कि वह अपने चारों तरफ की वास्तविक दुनिया को जानना समझना चाहता है। पर एक प्रवृत्ति ऐसी है जो मनुष्यों को विशिष्ट भी बनाती है, वह है कि जैसे ही हम अपनी इस चारों तरफ की दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जान लेते हैं, और इसी कारण इस दुनिया को इंद्रिय जगत भी कहा गया है, तो हमें केवल अच्छा ही अच्छा नहीं दिखता, बहुत सी ऐसी चीजें भी दिखती हैं जिन्हें जैसा होना चाहिए था वे वैसी नहीं हैं और सुंदर हैं। तो वह अपनी कल्पना से एक प्रतिसंसार रचता है, एक अलग दुनिया बनाता है, एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करता है, और उस काल्पनिक दुनिया में वास्तविक दुनिया के जो असुंदर पक्ष हैं उसको भी दूर करता है। ये चार बुनियादी प्रवृत्तियां हैं मनुष्यों की। इन चारों प्रवृत्तियों में वह एक बात जो मनुष्य में साधारण तौर पर मिलती हैं इन चारों प्रवृत्तियों के कारण, वह यह है कि इन्हीं कारणों से मनुष्य अपना अनुभव, अपना आस्वाद, अपना आनंद बांटना भी चाहता है। वह केवल अनुभव तक सीमित नहीं रहता, वह बताना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है। वह अपने अनुभवों को, अपने आनंद को दूसरों से जब तक बांट नहीं लेता तब तक उसका मन अशांत बना रहता। तो यह जो आस्वाद बांटना है वह भी मनुष्य की बुनियादी पहचान है। अब यदि भावक के पक्ष से विचार करें तो काव्यशास्त्र की जरूरत कहां दिखाई पड़ती है। यह कहा गया, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। इस लोक में मनुष्य होकर जन्म लेना दुर्लभ है, पर यदि वह मिल भी गया तो विद्या पाना वह और अधिक दुर्लभ है, कठिन है। विद्या भी मिल गई तो कवि होना यह तो आसान नहीं है, ज्यादा कठिन है। पर यदि कवि भी हो गए तो कविता की शक्ति पाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। यानी मनुष्य होना, विद्या पाना, विद्या पाकर कवि होना, पर शक्ति संपन्न निपुण कवि होना यह आवश्यक है। विश्वनाथ जिस ओर संकेत कर रहे हैं वह यह कि बिना जाने, बिना समझे, बिना शास्त्र का पारायण किए कवि तो हुआ जा सकता है,
पर काव्य क्षेत्र में निपुणता पारंगत कवि वही हो सकता है जिसने शास्त्र का अवगाहन किया हो, जो जानता हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो जानता हो कि प्राचीन कवि किस भांति कविता लिख गए हैं, उनके श्रेष्ठ होने का, उनके उत्कृष्ट होने का क्या कारण रहा है, यह जानना आवश्यक है। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में इसी बात को दूसरे ढंग से यह कहा कि रस भावादिमय काव्य स्वरूप परिज्ञान नैपुण्यम, रस भावादिमय काव्य स्वरूप परिज्ञान नैपुण्यम। यह कहा उन्होंने कि काव्य से मिलने वाले आनंद के लिए, काव्यानंद के लिए रस भाव का ज्ञान होना जरूरी है। यह मालूम होना जरूरी है कि रस भाव क्या है, कैसे हमें रस की प्राप्ति होती है, कौन सा रस है, और यह सारा ज्ञान काव्य शास्त्र से ही संभव है। जिस ओर साहित्य दर्पणकार ध्यान दिला रहे हैं, उसी ओर ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन भी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। थोड़ा और अलग ढंग से देखें तो दस रूपककार दंडी ने यह कहा कि गुण दोषान शास्त्रज्ञ कथम विभजते नरः। काव्य में कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, काव्य किस कारण से महान है और कौन से ऐसे कारण हैं जिनके होने से वह काव्य महान नहीं है, यह पता कैसे चलेगा, इसका विभाजन किस भांति कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यह विभाजन तो जरूरी है। उन्होंने कहा, दंडी ने, कि जो शास्त्र जानता ही नहीं वह किस भांति यह विभाजन कर सकता है। हम पाते हैं इस तरह कि हमारे काव्य शास्त्रियों ने काव्य शास्त्र की आवश्यकता पर बारंबार बल दिया है। कवि होना सरल है, पर निपुण कवि होना, दोष रहित काव्य संभव करना और शक्ति संपन्न कुशल कवि होना, यह काव्य शास्त्र की अपेक्षा करता है। दो शब्द मिलते हैं, एक है भावुक और एक है भावक। इन दोनों के ही पक्ष से जब हम विचार करें तो यह मालूम होता है कि जो साहित्य है वह हृदय से उत्पन्न होता है और हृदय तक पहुंचता है। इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि वह सहृदय हृदय व्यापार है, हृदय का हृदय से किया गया व्यापार है, हृदय से हृदय तक संभव हुआ संप्रेषण है। साहित्य का निर्माण एक हृदय की प्रेरणा, उसकी अनुभूति से होता है। इसलिए हृदय की अनुभूति से निर्मित साहित्य को ग्रहण करने के लिए भी समान हृदय चाहिए। यह भावक सहृदय की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। यानी जो सहृदय है वह केवल हृदय में उठी अनुभूति का बोध कर लिया उसने, पर इतने से ही उसका काम नहीं रुकता। हृदय में उठी अनुभूति का अनुभव करके ही वह अपने सहृदय व्यापार से विरत नहीं हो जाता, उसका दायित्व पूर्ण नहीं होता, बल्कि यदि ऐसा वह करता है तो वह सहृदय भावक नहीं है, उसे अधिक से अधिक हम भावुक कह सकते हैं, भावना में बहने वाला। पर यदि भावों का, यदि काव्य में निहितार्थ का हृदय से अनुभव भी कर लिया, तब जाकर एक दोहरा दायित्व उपस्थित होता है कि अपने उस अनुभव का बुद्धि प्रेरित विवेचन भी करें
उसके बारे में बताएं भी, समझाएं भी, उसकी आलोचना भी करें। और इस अर्थ में वह जो केवल भावुक था, यदि ऐसा करता है तो वह भावक होगा, वह कोरा भावुक नहीं होगा। तो भावुक से भावक तक की यात्रा में वह जो सहयोगी बनता है वह काव्यशास्त्र है। और काव्यशास्त्र की सहायता लेने वाला भावक निर्माता यानी काव्य निर्माता, साहित्य निर्माता, और जो साहित्य निर्मित हुआ है उस साहित्य और उस साहित्य को पढ़ने वाले ग्रहीता, रिसेप्टर, इन तीनों का विचार करता है। वह इस बात पर ध्यान देता है कि इन सब के लिए वह क्या है जो बचाने योग्य है, जो प्रयोजनीय है, जो संग्राह्य है, जो संग्रह करने लायक है। पर हर चीज प्रयोजनीय ही नहीं होती, हर चीज संग्रहणीय ही नहीं होती। कुछ ऐसा भी होता है जिसे छोड़ना होता है, त्याज्य। कौन बताएगा? वह भावक, वह सहृदय भावक यह भी बताता है कि वह क्या है जो निष्प्रयोज्य है, त्याज्य है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संग्रह के लिए भी और त्याग के लिए भी पहचान की जरूरत पड़ती है, और वह पहचान करने में सहृदय समर्थ हो, सक्षम हो। इसके लिए आवश्यक है कि उसे काव्यशास्त्रीय मानदंडों का, काव्यशास्त्रीय स्वरूप का ज्ञान हो। हमारी जो यह चर्चा हो रही है उससे हम यह समझ पा रहे हैं कि कवि के लिए भी और ग्रहीता के लिए भी, कवि, ग्रहीता और भावक सहृदय के लिए भी काव्यशास्त्र का ज्ञान अपेक्षित है। पर एक दूसरी चर्चा भी मिलती है कि काव्यशास्त्र का ज्ञान एकदम अपेक्षित नहीं है। उसमें बहुत सारे आक्षेप लगाए गए हैं। यह उदाहरण दिया गया है कि तुलसीदास जैसे बड़े कवि के यहाँ दोनों तरह की बातें मिलती हैं। जब तुलसीदास कहते हैं, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला विद्या सब हीनू, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे। उदाहरण दिया जाता है कि बताइए एक ऐसा कवि है जो खुद ही घोषणा कर रहा है कि कविता का विवेक मेरे पास नहीं है, सारी विद्या, काव्य विद्या, भाषा से मैं हीन हूं, मैं कवि कहलाने योग्य भी नहीं हूं। प्रवीणता की बात तो बाद में आती है। तो एक ऐसा घोषणा करने वाला कवि भी महान कवि है। कबीर का उदाहरण दिया जाता है, मसी कागज छुयो नहीं कहा कबीर ने। जानते नहीं हम कि कबीर पढ़े थे या कि नहीं पढ़े थे। दोनों तरह की मान्यताएं उनकी कविता का अवगाहन करने वाले लोगों के मन में है। पर वही तुलसीदास हैं जो दूसरी तरफ कहते हैं, उपमा वीच विलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा। ये जो छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, पुरैन सघन चारु चौपाई, ये जो पूरा काव्य शास्त्रीय वितान है उनकी रचना का, यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। कहा है तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के बारे में, इसमें आदि है, मध्य है और अवसान है। महाकाव्य की यह तीनों स्थितियां, तो महाकाव्य के स्वरूप से, काव्य के स्वरूप से, छंद विज्ञान से, छंदों के शास्त्र से बहुत निकट का परिचय रहा है।
नाना पुराण निगमागम सम्मत क्वचिद अन्यो अपि, यह कहा है तुलसीदास ने। तो ये दोनों तरह की धारणाएं मिलती हैं कि बिना काव्य शास्त्रीय ज्ञान के भी कवि हुआ जा सकता है, कबीर जैसा बड़ा कवि हुआ जा सकता है, तुलसीदास जैसा बड़ा कवि हुआ जा सकता है। पर तुलसीदास के यहाँ ही हमें यह भी ज्ञात होता है कि केवल कवि होना पर्याप्त नहीं है, कविता की शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और यह आक्षेप तुलसीदास को सामने रखकर जो बार बार लगाया जाता है, स्वयं तुलसीदास का साहित्य ही इसका प्रमाण भी है कि यह ठीक नहीं है कि तुलसीदास ने ऐसा कहा कि काव्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा आक्षेप लगाया जाता रहा है काव्य शास्त्र की आवश्यकता पर, वह भावक की दृष्टि से है। यह कहा गया कि साहित्य तो हर युग में अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, समय की गति प्रवहमान है, समय बदलता है, समाज बदलता है, तो अपने समय और समाज के सच की अभिव्यक्ति करने वाला साहित्य भी बदलेगा। वह निरंतर गतिशील है, निरंतर विकासमान है। पर जो शास्त्र रचे गए वो तो गतिशील नहीं है। एक शास्त्र मम्मट ने रचा काव्य प्रकाश, वह तो गतिशील नहीं है। पुराने काव्य शास्त्री मम्मट के काव्य प्रकाश को सामने रखकर तुलसीदास के रामचरितमानस का मूल्यांकन कैसे संभव हो सकता है, यह प्रश्न उठाया गया। और यह कहा गया कि साहित्य तो निरंतर विकासमान है, इसलिए प्राचीन आचार्यों के सिद्धांत वर्तमान साहित्य के सर्वथा अनुकूल नहीं हो सकते। अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में यह कहा, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मारुह्य यदर्थत्वम धीः पश्यति श्रांतिम वेदयन्ति फलम तदाद्यैः परिकल्पितानाम विवेक सोपान परंपरा नाम। ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते हम आगे बढ़ते हैं, पिछले पायदान को छोड़कर आगे नहीं जाया जा सकता। तो साहित्य तो विकासमान है, पर नए साहित्य का मूल्यांकन पुराने शास्त्र के आधार पर नहीं हो सकता। अब इसका उत्तर यह दिया गया, केवल इतना कहना कि शास्त्र विकासमान नहीं है ठीक नहीं है, अधूरी समझ है। शास्त्र भी निरंतर विकसित होते रहते हैं। उसका कारण यह है कि पहले काव्य जन्म लेता है, काव्य की रचना होती है, बाद में शास्त्र की स्थिति आती है। काव्य को सामने रखकर ही काव्य के लक्षण, काव्य के स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं। और जैसे जैसे काव्य बदलता है, साहित्यिक स्वरूप बदलता है, तो उसके आधार पर शास्त्र भी अपने को पुनर्नवा करता चलता है। भवभूत ने जब उत्तर रामचरित की रचना की तो अपने समय में उसे सहृदय भावक नहीं मिले, इसलिए उन्होंने कहा, उत्पश्यति मम को अपि समान धर्मा कालो ह्यम निर्वधिर विपुलांच पृथ्वी। धरती विशाल है, समय की गति अनंत है, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई तो ऐसा आएगा जो मेरी इस रचना का मर्म समझेगा। इसका मतलब कि साहित्य विकासमान है तो संग संग उस साहित्य का परिसंसन मूल्यांकन करने वाला साहित्य भी विकासमान है, गतिशील है। जो भावक होता है, सहृदय होता है, वह इस तरह से काव्य शास्त्र की आवश्यकता संबंधी चर्चा दोनों दिशाओं में बढ़ी है। यह सावधान किया गया है कवियों को भी कि आप काव्य करते समय शास्त्र का संपादन न करें। यह कहा कि शास्त्र महत्वपूर्ण है, शास्त्र का इतना महत्व
होते हुए भी किसी निर्माता का, कवि का शास्त्र स्थिति के संपादन में प्रवृत्त होना वांछनीय नहीं है। शास्त्र मार्ग निर्देशन के लिए है, रास्ता दिखाने के लिए है। उसके विशेष आग्रह से काव्य बिगड़ता है और उसके विशेष हठ से, उसके प्रति दुराग्रह से कवि की स्वच्छंदता का अपहनन होता है। कवि तो स्वच्छंद होता है, पर यदि शास्त्र के प्रति उसका विशेष आग्रह है, हठ है, तो उसकी इस काव्य स्वच्छंदता का हनन होता है, वह उसकी सीमा बनता है। रीतिकाल के विभिन्न कवियों के यहाँ हम शास्त्रीय नियमबद्धता को उन कवियों की सीमा के रूप में देखते हैं। यह भी कहा गया कि शास्त्र बन जाने पर साहित्यकार के लिए उसका अवलोकन वांछनीय होता है, अनिवार्य हो जाता है। जो साहित्य शास्त्र में बिना श्रम किए किसी काव्य निर्माता की निर्मिति को देखने समझने में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा भावक, ऐसा सहृदय, उसके सामने कवि के गुण खिलते नहीं, कुंठित हो जाते हैं। कुंठत्वमायति गुणः कवीनाम साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु, यानी बिना साहित्य विद्या में श्रम किए, बिना काव्य शास्त्र का पारायण किए, बिना उसके शास्त्रीय मर्म को समझे यदि कवि की परीक्षा करने निकल पड़े हैं, तो वहां कवि की परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वहां कवि के गुण कुंठित हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उनका प्रभाव, उनकी क्षमता, उनकी कुशलता स्पष्ट नहीं हो पाती। तो काव्यशास्त्र इस रूप में साहित्य के निकट रहने के लिए, भले ही वह निर्माता के रूप में हो, कवि के रूप में हो, पाठक के रूप में यानी ग्राहक के रूप में हो, और सहृदय समालोचक के रूप में हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अभी अपने व्याख्यान में हमने भारतीय काव्यशास्त्र या काव्यशास्त्र मात्र की आवश्यकता पर विचार किया है, और मेरा अनुमान है कि हमारी इस चर्चा से अब आप समझ चुके होंगे कि कवि, ग्राहक और भावक के लिए काव्यशास्त्र कैसे उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।